नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन वीरान भूले हुए रेगिस्तानों की जहां कहते हैं कभी सल्तनतें हुआ करती थीं और चांद वो भी कभी-कभी एकदम खून जैसा लाल दिखता है। तो वहीं की हवाओं में ना एक कहानी तैरती है, एक लड़की की जो रात के अंधेरे में घूमती है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी जो है हमें मिली है कुछ अंशों से। एक टेक्स्ट है द स्कॉर्पियन मेडन्स डेजर्ट लेजेंड नाम का, शायद किसी श्रोता ने साझा किया है। देखने में तो ये किसी पुरानी लोक कथा या शायद कोई मिथकों का संग्रह लगता है। तो आज हम इसी में थोड़ा और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। आज का हमारा मकसद यही है कि ये जो रहस्यमयी किरदार है, बिच्छू कन्या कह सकते हैं शायद, उसका वो अजीब सा रूप, वो कहाँ से आई, उसकी ताकतें क्या हैं और रेगिस्तान में उसकी मौजूदगी का मतलब क्या है। परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बता रहा है। और ये कोशिश शुरू होती है एक बहुत ही अजीब विरोधाभास से। स्रोत बताता है कि उसका शरीर तो नाजुक सा है, इंसानी है, देखने में शायद लगे कि, कमजोर सा। लेकिन जहाँ चेहरा होना चाहिए वहाँ कुछ और ही है। हाँ, वही सबसे चौंकाने वाली बात है। चेहरे पर मतलब नर्म त्वचा नहीं, बल्कि स्रोत कहता है बिच्छू के कवच जैसा कुछ है। काला, चमकदार और आंखें, दो जलती हुई आंखें, अंगारों जैसी, जो रात के अंधेरे को भी चीर दें। ये छवि मतलब दिमाग में बैठ जाती है नहीं? एक पल इंसानियत और अगले ही पल कुछ एकदम भयानक। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मुखौटा नहीं लगता, जैसे स्रोत कहता है आर्मर ऑफ अ स्कॉर्पियन कवच। उससे ऐसा लगता है ये कोई ऊपर से पहनी हुई चीज नहीं है, ये उसके वजूद का हिस्सा है, जैसे वो है ही ऐसी। या शायद उसकी नियति है ये कवच। और वो जलती हुई आंखें, हम्म। ये सिर्फ देखने भर के लिए नहीं लगती। स्रोत का ये कहना कि वो रात को भेद सकती हैं, इससे लगता है कोई खास नजर है उसके पास, कोई अलौकिक शक्ति। शायद वो भी देख लेती है जो हम आम आंखें नहीं देख सकती, खासकर उस खून जैसे लाल चांद की रोशनी में। बिल्कुल। ये उसके किरदार का पहला बड़ा रहस्य है, उसका रूप। और ये हमें फौरन सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ऐसी मखलूक क्यों है, क्या काम है इसका। और यही सवाल हमें सीधा उसके दूसरे बड़े रहस्य पर ले जाता है, उसकी उत्पत्ति। वो आई कहाँ से? जिसके बारे में स्रोत साफ कहता है कोई नहीं जानता। वो कहाँ से आई, कैसे बनी, मतलब सब कुछ हाँ बिल्कुल अंधेरे में है। हम्म। लेकिन स्रोत कुछ अंदाजे जरूर बताता है, कुछ संभावनाएं। हाँ, कई तरह की बातें हैं जिनका जिक्र है। एक तो ये कि कर्स्ड एट बर्थ, जन्म से ही शापित। अब अगर ऐसा है तो क्यों? उसके अपने कर्म या किसी और के? या फिर उसे किसी पुराने बदला लेने वाले देवता ने बनाया है, क्राफ्टेड बाय सम एंशिएंट गॉड ऑफ वेंजेंस? अगर ये सच है तो वो उस देवता के गुस्से का एक हथियार हुई। और भी कहानियां, कुछ कहते हैं वो आभी इंसान है, आदि आत्मा, हाफ ह्यूमन हाफ स्पिरिट, जिसे शायद घमंडी लोगों को सजा देने के लिए भेजा गया है, या शायद वासना रखने वालों को। ये तो उसे एक तरह का जज बना देता है, नैतिक शक्ति। और फिर वो एक और कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा दुखद है, कि वो कभी एक राजकुमारी थी, वंस अ प्रिंसेस, जिसे उसी के अपनों ने धोखा दिया और उसे बदल दिया इस रूप में, बिट्रेड बाय हर ओन किन, ट्रांसफॉर्म्ड। ये कहानी उसके किरदार में दुख, गुस्सा, बदला ये सब जोड़ देती है। अगर वो एक धोखा खाई राजकुमारी है तो उसका गुस्सा, उसकी ताकतें शायद उसके अपने दर्द से जुड़ी हैं। तो मतलब कई संभावना हैं, श्राप, देवता की रचना, आत्मा, राजकुमारी, और हर एक कहानी उसे एक अलग तरह से दिखाती है। और स्रोत किसी एक पर हाँ नहीं कहता। ये जो पता नहीं है, यही शायद इस कहानी की जान है। ये सुनने वाले को खुद सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। ये अनिश्चितता उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर बना देती है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि वो क्या है तो शायद हम उसे समझ पाते, कंट्रोल कर पाते। लेकिन ये न जानना, ये हमें उसके सामने छोटा महसूस कराता है। वो हमारी समझ से परे लगती है। और जैसे उसकी उत्पत्ति रहस्य है, वैसे ही रेगिस्तान में उसकी मौजूदगी, वो भी विरोधाभासों से भरी है। स्रोत कहता है अल्यूरिंग एंड ड्रेडफुल, आकर्षक भी और भयानक भी। ये कैसे हो सकता है एक साथ? ये बड़ा गहरा सवाल है। हो सकता है उसका वो इंसानी शरीर, वो नाजुकी, वो एक तरह का खिंचाव पैदा करती हो, या शायद उसकी आंखों में ही कोई जादू हो, या शायद उसका रहस्य ही लोगों को खींचता हो। लेकिन जैसे ही कोई पास आता है,
या जैसे ही वो बिच्छू वाला चेहरा हिलता है वो खिंचाव फौरन डर में बदल जाता होगा, भयानक डर। और वो रेगिस्तान में है इसका सबूत। स्रोत में यात्रियों के दावों का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये लड़की तपती रेत पर नंगे पैर चलती है। सोचिए, वॉक्स बेयरफुट अक्रॉस बर्निंग सैंड्स, लेकिन उसके पैरों के निशान नहीं बनते, लीविंग बिहाइंड नो फुटप्रिंट्स। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये उसके अलौकिक होने का शायद सबसे साफ सबूत है। वो इस दुनिया में चलती तो है, पर जैसे इस दुनिया का वजन उस पे नहीं पड़ता, वो अपना निशान नहीं छोड़ती, जैसे वो भौतिक नियमों से बंधी हुई ही नहीं है। लगता है या तो वो पूरी तरह हाड़ मांस की नहीं है या उसकी शक्ति उसे जमीन से कुछ ऊपर रखती है। और पीछे क्या छोड़ती है? पैरों के निशान नहीं तो फिर क्या? स्रोत कहता है ट्रेल्स ऑफ सिल्वर डस्ट, चांदी जैसी धूल की लकीरें। ये चांदी की धूल, ये क्या हो सकती है? आंसू या कोई जादुई असर? या अगर वो राजकुमारी वाली कहानी सच है तो शायद उसके खोए हुए शाहीपन का कोई प्रतीक? स्रोत इसका जवाब तो नहीं देता, बस ये छवि हमारे सामने रखता है। ये चांदी की धूल उसके गुजरने का अकेला निशान है, एक पल भर रहने वाला रहस्यमय निशान जो शायद हवा में घुल जाता होगा। ये उसके क्षणिक होने पर, पारलौकिक होने पर और जोर देता है। वो आती है, अपना असर छोड़ती है और बिना कोई पक्का निशान छोड़े चली जाती है। अब आते हैं उसके असर पर। जी, उन लोगों पर क्या असर डालती हैं? ये भी उसकी मौजूदगी की तरह ही बटा हुआ है। स्रोत कहता है कि अंजाम इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले के दिल में क्या है। बिल्कुल। यहाँ कहानी का नैतिक पहलू सामने आता है। स्रोत कहता है when she gazes upon men who lust after her beauty, the scorpion face stirs and their hearts still. जब वो ऐसे मर्दों को देखती है जिनके मन में उसे लेकर वासना है, हवस है, तो उसका वो बिच्छू वाला चेहरा हरकत करता है और उनके दिल वहीं रुक जाते हैं। दिल का रुक जाना, ये सिर्फ डर से मौत जैसा नहीं लगता। स्रोत जिस तरह कहता है venom that seeps into the soul, ऐसा जहर जो आत्मा में उतर जाता है, ये किसी गहरी रूहानी सजा की तरह लगता है ना? जैसे वासना सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी गंदा करती है और वो लड़की उसी गंदगी पर हमला करती है। हाँ, ये व्याख्या काफी मजबूत लगती है। वो शायद बाहरी सुंदरता के पीछे छिपी अंदर की गंदगी को पहचान लेती है और उसी पे चोट करती है। यहाँ लस्ट का मतलब शायद सिर्फ शारीरिक इच्छा ना हो, शायद किसी भी चीज को बिना इज्जत के सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए चाहना, वो भी इसमें शामिल हो। और ऐसी नीयत का अंजाम मौत है, एक ऐसी मौत जो जिस्म से पहले रूह को मारती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्रोत यह भी कहता है yet those pure of heart find no harm, यानी जिनके दिल पाक हैं, साफ हैं, उन्हें उसे कोई खतरा नहीं। पर ये कैसे तय होता है कौन है प्योर ऑफ हार्ट? इसी कोई परिभाषा तो नहीं देता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद वो लोग जो उसे हवस या लालच की नजर से नहीं देखते, शायद वो जो उसके रहस्य की इज्जत करते हैं, या जो खुद नेक नियत वाले हैं, उनके लिए वो लड़की खतरा नहीं बनती। बल्कि उनका तजुर्बा तो बिल्कुल ही अलग होता है। स्रोत बताता है कि ऐसे लोगों से वो पहेलियों में बात करती है, स्पीक्स इन रिडल्स, और उन्हें आने वाले खतरों की चेतावनी देती है, तूफानों की, जंगों की, स्टॉर्म्स एंड वॉर्स येट टू कम। हाँ, ये बात उसे एक भविष्यवक्ता या कह सकते हैं एक संरक्षक का दर्जा देती है। वासना रखने वालों के लिए वो मौत है, लेकिन पाक दिल वालों के लिए वो एक गाइड है, एक चेतावनी देने वाली शक्ति। ये उसकी भूमिका का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक ही वक्त में दोनों। तो वो सजा भी देती है और बचाती भी है, एक ही साथ। क्या ये कुछ रेगिस्तान जैसा है? रेगिस्तान भी तो कभी जानलेवा होता है, पर कभी नखलिस्तान बनकर जान बचाता भी है। ये तुलना बहुत अच्छी। हाँ, रेगिस्तान भी किसी का लिहाज नहीं करता। जो तैयार नहीं है या जो उसकी इज्जत नहीं करते, वो खो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो उसके नियमों को समझते हैं, उन्हें वो रास्ता भी दिखाता है, पानी भी देता है। शायद ये लड़की भी उसी तरह के रेगिस्तानी न्याय का प्रतीक है। वो लोगों के अंदर की नीयत को पढ़ लेती है और उसी हिसाब से बर्ताव करती है। और स्रोत खुद भी इस दोहरी भूमिका को साफ साफ कहता है, For she is not only a curse, but also a guardian. वो सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक संरक्षक भी हैं। ये लाइन जैसे पूरी कहानी का निचोड़ा है। और आगे स्रोत उसे कहता है, An omen wrapped in human frailty and monstrous power, यानी एक जीता जागता शगुन जो इंसानी नाजुकता और भयानक राक्षसी ताकत के लिबास में लिपटा हुआ है। ये वाक्य उसकी पूरी जटिलता को एक साथ बता देता है। ह्यूमन फ्रेल्टी, इंसानी नाजुकता।
ये शायद उसके इंसानी जिस्म की तरफ इशारा है, जो उसे कहीं ना कहीं इस दुनिया से जोड़ता है, हमारी कमजोरियों से। लेकिन साथ ही है मॉन्स्ट्रस पावर, वो भयानक ताकत जो उसके बिच्छू जैसे चेहरे में, उसकी जानलेवा नज़र में और भविष्य बताने की क्षमता में दिखती है। और इन दोनों के मिलने से वो एक ओमन बन जाती है, एक शगुन। शगुन भविष्य का संकेत होता है, अच्छा भी बुरा भी। वो लड़की खुद एक चलता फिरता संकेत है। शायद वो इंसान की फितरत के दो पहलुओं का प्रतीक है, कमजोरी और ताकत, पाकीज़गी और हवस, इनके बीच का तनाव। या शायद वो आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का इशारा है, जिसे सिर्फ पाक दिल वाले ही समझ पाते हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि वो पहेलियों में क्यों बात करती है, सीधे सीधे क्यों नहीं बताती। क्या वो जानकारी इतनी खतरनाक है कि सीधे नहीं कही जा सकती, या ये पाक दिल वालों का इम्तिहान है कि वो इशारे समझते हैं या नहीं। अंदर की आवाज, दोनों की जरूरत होती है। सीधा सीधा बता देने से शायद बात का वजन कम हो जाए। पहेली पूछकर वो शायद सामने वाले को सोचने, समझने और खुद उस सच तक पहुंचने का मौका देती है। ये भी एक तरह की रहनुमाई है, पर आसान रास्ता नहीं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें जो हमें इस स्रोत से मिल रही है, एक लड़की जिसका रूप ही एक पहेली है, इंसानी जिस्म, बिच्छू का चेहरा, भेदने वाली आंखें, उसकी उत्पत्ति किसी को नहीं पता। कहानियां कई हैं पर जवाब कोई नहीं। उसकी मौजूदगी रेगिस्तान की तरह है, लुभाने वाली भी, डराने वाली भी। वो रेत पर चलती है पर निशान नहीं छोड़ती, पीछे बस चांदी की धूल रह जाती है। उसका बर्ताव देखने वाले के दिल पर निर्भर करता है। वासना तो मौत, ऐसी मौत जो रूह तक महसूस हो। लेकिन अगर दिल साफ है तो वो ढाल बन जाती है। ऐसे लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पहेलियों में भविष्य के तूफानों और जंगों की खबर देकर उनकी रक्षक बन जाती है। वो श्राप भी है, संरक्षक भी, एक जीता जागता शगुन। और ये सारी बातें मिलकर इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी से बहुत आगे ले जाती हैं। ये इंसानी स्वभाव की पहेलियों पर, नैतिकता पर, किस्मत पर और शायद कुदरत के इंसाफ पर एक टिप्पणी लगती है। ये दिखाती है कि कैसे बाहरी रूप धोखा हो सकता है और असली परख दिल की नीयत की होती है। वो लड़की इंसानी कमजोरी और अलौकिक ताकत के बीच का एक पुल लगती है, या शायद एक चेतावनी। वाकई इस स्रोत में छिपी ये किंवदंती कई गहरे सवाल पीछे छोड़ जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो आज भी उन रेगिस्तानों में घूमती होगी? और अगर हाँ, तो वो जिन पहेलियों में बात करती है, वो आज के तूफानों और जंगों के बारे में क्या संकेत देती होंगी? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने की होती हैं, या उनमें आज के लिए भी कोई सबक छिपा होता है।